Hello, hi guys. I welcome you all to our official YouTube channel. I hope you are well and good. And today's lecture is from your CSET part, guys. As we know that CSET is very important for any examination to get through. So अगर हम CSET की बात करते हैं तो उसमें से comprehensions आज हम डिस्कस करेंगे that how we are going to solve comprehensions. ठीक है. सी गाइज इट्स नॉट लाइक कि कोई ट्रिक है किसी कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए पढ़ने का जो वे है कोई उसके लिए कुछ आई एम गोइंग टू टीच यू इट्स नथिंग लाइक दैट इट्स जस्ट कि जो कॉम्प्रिहेंशंस में पूछा जाता है वी कैन लर्न दोज थिंग्स वी नीड टू लर्न द मीनिंग ऑफ दोज कीवर्ड्स विच आर जनरली आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर्स. ठीक है. देयर आर इफ आई टॉक अबाउट वेज, just look at the screen. If I talk about the ways कि comprehension को आप पढ़ते कैसे हो, there are two ways, two different ways. One is read the comprehension first and then go through the questions. ठीक है. If you are very good at your reading और आपकी memorize करने की जो capacity है वो बहुत अच्छी है, then better is to go through the questions first. आप questions पहले पढ़ो और उसके बाद you read the passage. ठीक है. फर्स्ट वे इज टू रीड द पैसेज फर्स्ट और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो. सेकंड इज आप क्वेश्चंस में से कीवर्ड अंडरलाइन करो कि पूछा क्या है एग्जामिनर ने सॉरी नॉट कीबोर्ड, आप कीवर्ड अंडरलाइन करो, आप क्वेश्चन में से कीवर्ड अंडरलाइन करो एंड देन रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द आंसर्स. तो ये जो एबिलिटी है ये हर पर्सन, एवरी पर्सन, दिस विल डिफर विद पर्सन टू पर्सन एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. So I cannot make you make this statement that which way of taking or approaching the comprehensions is right, but yes, there are two different ways. ठीक है. Now we are going to discuss certain keywords. ये keywords हैं जो हमारे CSAT के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं and in case we do not know the meaning of these words तो हमें वो question जो है मजबूरन छोड़ना पड़ता है, right? And we don't want to do that in order to score good marks and in order to not to leave the question इन एनी चांस हमें ये जो कीवर्ड्स हैं इन पे हमें फोकस करना पड़ेगा. नाउ व्हाट आर दीज कीवर्ड्स? ये कीवर्ड्स वो हैं जो लाइक एक पैसेज दिया होता है और पैसेज के बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द क्रक्स, व्हाट इज द इन्फरेंस यू मेड आउट ऑफ दिस पैसेज, व्हाट इज द क्रिटिकल मैसेज द ऑथर वांट्स टू गिव. ऐसे ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं. तो लेट्स सी ये कीवर्ड्स हमें क्या बताते हैं. ठीक है. फर्स्ट वन इज इन्फरेंस. व्हाट इज इन्फरेंस? कि इन्फरेंस क्या है? इन्फरेंस इज द लॉजिकल कंक्लूजन. आप रैशनल वर्ड समझते हो ना, रैशनल और लॉजिकल कंक्लूजन. इट्स अ लॉजिकल कंक्लूजन. हम कैसे निकालते हैं? बाय एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जर्वेशन. हम इंफॉर्मेशन और ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करके उसे एनालाइज करके एक लॉजिकल डिसीजन निकालते हैं. ठीक है. यू कैन से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट प्लस डेटा. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट प्लस डेटा जिससे कोई लॉजिक निकलता है. दैट इज इन्फरेंस. ओके. इट इज दिस इन्फ्रेंसेस मतलब अगर पैसेज में इस चीज का कोई एविडेंस है, कोई स्टेटमेंट का कोई एविडेंस है, तो आप उस एविडेंस के बेसिस पे एक इन्फरेंस निकालते हो. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड, एक वर्ड आपको इसके साथ याद रखना पड़ेगा. इट्स लॉजिकल एंड रैशनल कंक्लूजन. इन्फरेंसेस लॉजिकल एंड रैशनल कंक्लूजन जो कैसे निकलता है? जो फैक्ट और डेटा को देखते हुए निकलता है. जो भी फैक्ट और डेटा आपके पैसेज में अवेलेबल है, जो भी दिया हुआ है, उसको देख के, अपनी रीडिंग कैपेसिटी को देख के, आपकी जो रीडिंग स्किल्स है उसका यूज करके आप उसमें से एक लॉजिक निकालते हो. और जब आपको क्वेश्चन दिया होता है तो आपको वही लॉजिक जो आपने निकाला होता है उसको आपको टिक करना है. This is the way this inference is
asked. ठीक है, let's move to next slide. What is assumption? देखो assumption itself अपने आप में क्लियर करती है कि कुछ assume करना, something we pre-assume. कोई भी चीज हम प्री एज्यूम करते हैं या कोई भी चीज जो हम प्री सपोज करते हैं, प्री सपोज जैसे बोलते हैं ना, सपोज इफ, एज इफ, सपोज इफ, तो कोई भी चीज हम जो प्री सपोज करते हैं दैट इज एजम्पशन. यू कैन ऑल्सो से इट इज एन हिडन, इट इज अ हिडन और अनस्टेटेड प्रीमाइस, जो चीज उन्होंने बोली ही नहीं है, अनस्टेटेड, देयर इज नो स्टेटमेंट अबाउट इट. It's a presupposed statement, it's a pre-assumption, you can say. It's a hidden, छुपी हुई बात या जिस चीज के बारे में स्टेटमेंट दी ही नहीं गई है. ठीक है. It can also be a part of, it can be a part of our belief. ये हमारी बिलीफ का पार्ट भी हो सकती है. This is assumption. It can be a part of our belief. ठीक है. तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्फ्रेंस. अगर मैं बात करती हूँ इधर इन्फ्रेंस है और एजम्पशन है, अगर हमने इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगी. व्हाट इज इन्फ्रेंस? सी, इन्फ्रेंस इज मेड by considering, it is based on facts and evidences. ये फैक्ट्स और एविडेंस बेस्ड है. और एजम्पशन की बात करो तो विदाउट एनी एविडेंस या फैक्ट के बेसिस पे बनती है. विदाउट एनी एविडेंस और फैक्ट के बेसिस पे बनती है. और जो इन्फरेंस आप निकालते हो दैट इज ऑलवेज ऑन बेस ऑफ फैक्ट्स एंड एविडेंस. मतलब ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है, ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है. ठीक है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट कीवर्ड विच वी विल वी कैन फाइंड इन आवर न्यूज़पेपर्स. हमें ये मिल सकते हैं. ये कीवर्ड्स हैं क्रक्स, क्रिटिकल मैसेज, सेंट्रल आइडिया एंड थीम. इफ आई टॉक अबाउट दीज फोर, ऑल दीज फोर, इनका एक ही ऑलमोस्ट एक ही मतलब है. व्हाट इज द मीनिंग? व्हाट इज द मेन थीम? जो ऑथर ने वो कहानी लिखी है, जो पैराग्राफ लिखा है, वो क्यों लिखा है? व्हाट इज द मेन थीम? जो क्रक्स है, जब हमने क्रक्स निकालना है तो वी नीड टू फोकस ओनली ऑन सिग्निफिकेंट पॉइंट्स. जो भी असेंशियल पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं, जिसके ऊपर असली बेस जो कहानी घूम रही है, जिस पॉइंट के ऊपर, जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर कहानी घूम रही है, हम उसे बोलते हैं क्रक्स. ठीक है. ये जो क्रिटिकल मैसेज वर्ड है, क्रिटिकल मैसेज, इट इज व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन द थीम. मतलब क्रिटिकल मैसेज मतलब असली क्रिटिकल, मतलब हाउ सीरियस द ऑथर इज एंड अबाउट व्हाट. ठीक है. सो दैट्स व्हाई दिस क्रिटिकल मैसेज इज समथिंग व्हिच इज व्हाट द पैसेज इज ऑल अबाउट. व्हाट द पैसेज इज ऑल अबाउट. वो बोलना क्या चाहता है, उसका फोकस क्या है, उसका मेन आइडिया क्या है, और वो जो कहानी है वो किन किन पॉइंट्स के आसपास घूम रही है. ठीक है. सो दिस इज ऑल. तो चाहे आपका क्रक्स आए, चाहे आपका क्रिटिकल मैसेज आए, चाहे आपका सेंट्रल आइडिया आए, थीम आए, वन एंड द सेम थिंग, ऑल आर ऑलमोस्ट सेम. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट क्रक्स, क्रिटिकल मैसेज, सेंट्रल आइडिया एंड थीम. लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. देखो, ये है हमारा नेक्स्ट कीवर्ड. व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन भी आ सकता है और सम अप भी आ सकता है. सम अप. सी, दिस कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन क्लियरली मेंशन्ड फैक्ट्स. जितने भी क्लियर, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने, जिसको आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्लियर मेंशन्ड फैक्ट्स के ऊपर हमारा कंक्लूजन जो है वो बनता है. ठीक है. चाहे ये
जो फैक्ट्स हैं चाहे ये डायरेक्टली मेंशन्ड है पैसेज में और इनडायरेक्टली, इट हार्डली मैटर्स. दे कैन बी डायरेक्टली मेंशन्ड, दे कैन बी इनडायरेक्टली मेंशन्ड. ठीक है, बट ओवरऑल दिस कंक्लूजन इज इनबिल्ट. समथिंग इनबिल्ट समझते हो? कुछ जैसे कंप्यूटर में कोई चीज जो है वो इनबिल्ट आती है, मतलब पीछे से आती है. यू डू नॉट नीड टू डाउनलोड समथिंग और लाइक दैट, दैट इज इनबिल्ट. तो कंक्लूजन इज ऑलवेज इनबिल्ट. इट इज देयर इन द पैसेज वेदर हिडन और क्लियर मेंशन फैक्ट्स. लेकिन हमारे जो फैक्ट्स होते हैं वो डायरेक्ट इशारा करते हैं या इनडायरेक्ट इशारा करते हैं कि व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज. ठीक है, जैसे ये जो कंक्लूजन इट इज इनबिल्ट है ना, वैसे जो इन्फरेंस वर्ड है, मैं यहाँ पे साथ साथ रिलेट भी करूंगी और डिफरेंशिएट भी करूंगी चीजों को. जो इन्फरेंस है दैट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, होती है लेकिन एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड. और जो कंक्लूजन है ये इनबिल्ट रहता है. कंक्लूजन जो है वो इनबिल्ट रहता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. बस हमारे समझने और सोचने की कैपेसिटी है कि वेदर वी फाइंड आउट द करेक्ट कंक्लूजन और नॉट. ठीक है, एक और चीज, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट. इन केस वी एड सम फैक्ट और एविडेंस, कोई भी फैक्ट या एविडेंस हम एक एजम्पशन में ऐड करते हैं, जो हम प्री सपोज करते हैं कोई चीज, तो इससे हमारा बनता है कंक्लूजन. है ना, यही बात बोली आई थिंक मैंने ऊपर. द फैक्ट्स और वट एवर वी प्री सपोज, एंड इफ वी गेट अ वैलिड पॉइंट टू प्रूव इट, then it is going to be converted into a conclusion. ठीक है, that is a conclusion. Hope it is clear. चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं. What is implication? Don't mix it with inference. Implication is something else. To imply, imply का मतलब क्या होता है? To imply means to hint. Imply का मतलब है to hint at a hidden message. एक hidden message की तरफ hint करना. Imply means to hint at a hidden message. Guys, this is a kind of unspoken communication. Something which is not mentioned by the author. ये अनसेट, अनसेट बोलते हैं ना, बिना बोले कुछ कहा गया, दैट इज अनस्पोकन कम्युनिकेशन. आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हो कि इम्प्लीकेशन इज अ काइंड ऑफ कॉज इफेक्ट. इम्प्लीकेशन इज अ काइंड ऑफ कॉज इफेक्ट, है ना. देखो ये क्या चीज है, वट एवर सेंडर इज सेंडिंग, इट डिपेंड्स ऑन रिसीवर की हाउ इट रिसीव्स. ठीक है, यहाँ पे एक सेंडर है और वो सिग्नल भेज रहा है. अब रिसीवर क्या रिसीव करता है, डिपेंड्स ऑन द रिसीवर. दैट इज द इम्प्लीकेशन. डिपेंड्स ऑन कि एक अनस्पोकन कम्युनिकेशन को हम कैसे समझते हैं, दैट इज इम्प्लीकेशन. की ऑथर बोलना क्या चाहता है और वो डायरेक्टली अगर नहीं बोल रहा है तो हम उसको कैसे समझ रहे हैं, उसे वर्ड उसको कहते हैं इम्प्लाई करना. एक हिडन मैसेज को हिंट हिंट करना, हिंट देना उसको. ठीक है, नेक्स्ट वन कोरोलरी. चलो कोरोलरी समझते हैं. व्हाट इज कोरोलरी? बच्चे कोरोलरी इज द आइडिया formed from something. It is an idea formed from something already proved. ये कुछ ऐसी चीज है, ये आइडिया बनता है, कैसे बनता है, उस चीज से जो चीज पहले ही प्रूव हो चुकी है. इट्स अ डायरेक्ट रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ, इट्स अ डायरेक्ट रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनदर फैक्ट. कोई और फैक्ट मेंशन है, उसका एक डायरेक्ट रिजल्ट है, दैट इज कोरोलरी. अच्छा, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ. फॉर एन एग्जांपल, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम वीक इन
रीजनिंग, रीजनिंग सब्जेक्ट में मैं वीक हूं। ठीक है, ये मैंने क्या बता दिया, एक सच्चाई, एक फैक्ट बता दिया। अब मैं कहती हूं आई शुड प्रैक्टिस मोर, आई शुड प्रैक्टिस रीजनिंग मोर, मुझे जो रीजनिंग है वो ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। दैट इज अ corollary, दिस इज अ corollary। अब ये corollary कैसे है, अब ये corollary कैसे है कि इट इज एन आइडिया फॉर्म फ्रॉम समथिंग ऑलरेडी प्रूवन, मतलब ये चीज ऑलरेडी प्रूव्ड थी तो मैं ये कह सकती हूँ। इट्स अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अनदर फैक्ट, इस फैक्ट का रिजल्ट क्या है कि मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब if the reasoning, if the reasoning will be difficult, अगर पेपर में हमारा रीजनिंग पार्ट डिफिकल्ट आ गया तो I will have no choice, I'll have no choice of qualifying। कुछ समझ आ रहा है बच्चे? देखो, एक बार मैंने बोल दिया आई एम वीक इन रीजनिंग, ये फैक्ट है कि मैं रीजनिंग में वीक हूं। ठीक है, अब ये फैक्ट ये कहता है कि अगर चलो आप रीजनिंग में वीक हो, आप रीजनिंग में वीक हो तो corollary क्या बनती है कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। अब इन सब की इन्फ्रेंस क्या निकलती है, इन्फ्रेंस नहीं, इम्प्लीकेशन। ये इम्प्लीकेट क्या करता है, हिडन मैसेज क्या है इसमें, हिडन मैसेज है कि अगर रीजनिंग डिफिकल्ट आ गई तो आई विल हैव नो चांस ऑफ क्वालिफाइंग इट। आर यू गेटिंग इट? अगर रीजनिंग डिफिकल्ट आ गई तो मेरे पास कोई चांस नहीं है उसे क्वालिफाई करने का। ऑल्दो ये स्टेटमेंट यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन यही निकलता है, मतलब आप यही मैसेज कन्वे कर रहे हो। आई होप इस एग्जांपल से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट। नाउ व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? गाइस, argument is a fact or statement, it's a fact or statement used to support a reason, मतलब कोई भी फैक्ट या स्टेटमेंट जो एक रीजन को सपोर्ट करता है ना, दैट इज आर्ग्यूमेंट। इसके हमेशा प्रीमाइसेस और कंक्लूजन्स होंगे। ठीक है, ऑलवेज हैव प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन्स, इसके हमेशा प्रीमाइसेस और कंक्लूजन्स होंगे। दिस इज अ फैक्ट और स्टेटमेंट, ये एक और रीजन को प्रूव करने की हेल्प करती है, सपोर्ट करता है। दिस इज आर्ग्यूमेंट। देखो फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल बोलती हूँ, मैं एग्जांपल बोल रही हूँ कि एवरीथिंग रिटन इन दिस बुक इज ट्रू, एवरीथिंग रिटन इन दिस बुक इज ट्रू। मैंने एक पहले स्टेटमेंट दे दी, फिर मैंने बोला एज पर दिस बुक, as per this book, a solar system is अर्थ सेंट्रिक। जो सोलर सिस्टम है वो अर्थ सेंट्रिक है। ठीक है, तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या बोलेगा, मैंने आर्ग्यूमेंट क्या दिया, अब इसमें आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है, आर्ग्यूमेंट ये बोलता है बट द सोलर सिस्टम इज सन सेंट्रिक, हमें तो पता है ये सन सेंट्रिक है। ठीक है, therefore अब what is the conclusion of this word, therefore not everything, हर कुछ जो इस बुक में लिखा है, not everything in this book is true, इस बुक में हर कुछ लिखा है वो ट्रू नहीं हो सकता। आई होप यू गॉट इट। अब मेरा आर्ग्यूमेंट क्या बोल रहा है, मेरा आर्ग्यूमेंट ये कहता है, इसने बोल दिया कि सब कुछ जो इस बुक में है वो ट्रू है और उसके अकॉर्डिंग सोलर सिस्टम अर्थ सेंट्रिक है। मैंने स्टेटमेंट दे दी कि यार सोलर सिस्टम तो सन सेंट्रिक है, इसका मतलब ये हो गया इसके अगेंस्ट एक आर्ग्यूमेंट।
आर्ग्यूमेंट फेवर में भी हो सकता है, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट भी हो सकता है. ठीक है, दैट्स इट. चलो, here is a one question which has been already asked in your previous papers. मैंने उसी में से उठाया so that I can make you understand the level which is generally asked in your papers. ठीक है, here is the question in front of you. यहाँ से ये question is starting from here, we Nigerians to the further. So let's understand. We Nigerians who have been struggling for our rights and have finally achieved them are correct to forget that a right by itself is incomplete and in fact cannot last long. वो ज़्यादा दिन तक survive नहीं कर सकता if the obligations which accompany that right are absent. जब तक उसको कोई obligations नहीं होती हैं. We still think too much in terms of rights and privileges and too little in terms of obligations. हम क्या करते हैं, हम अपने rights के बारे में तो बहुत सोचते हैं, लेकिन जो हमारे लिए obligatory चीजें हैं हम उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, अपनी duties के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोचते. इससे क्या होता है? That makes a nation weak. इससे क्या होता है, एक जो नेशन है हमारी वो वीक होती है. ठीक है, एंड वी बिकम मेयरली डीक्रायर्स, है ना, रोने धोने वाले बंदे, एंड ग्रम्बल विदाउट एनीथिंग पॉजिटिव टू कंट्रीब्यूट. हमें कुछ कंट्रीब्यूशन तो करना नहीं है और हमें सिर्फ रोने की आदत है. ठीक है, और ये दैट अप्लाइज टू द नेशन एज होल. पूरी की पूरी नेशन ऐसी है. ठीक है, बट मच मोर सो टू द प्रेस. व्हाट इट सेज, द प्रेस हमेशा से फॉर इट्स ओन फ्रीडम लड़ी है. किससे? फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द ओल्ड डेज. जो प्रेस सिस्टम, जो हमारा मीडिया का सिस्टम है, ये अपने लिए लड़ा है, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए लड़ा है ना. Much that appears because of that freedom ceased to be exceptionally dangerous. The freedom of the press is an indispensable feature of the democratic process, है ना. Indispensable मतलब it is a very important feature. Undoubtedly, even if the government dislikes, ठीक है, गवर्नमेंट को उसकी जो प्रेस की फ्रीडम है वो पसंद नहीं आती है और इसको कई बार वो चैलेंज करने की कोशिश भी करते हैं, उनको स्नब करने की कोशिश भी करते हैं. बट द ऑथर सेज इट इज रॉन्ग टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्रीडम. जो प्रेस की फ्रीडम है उसको जो रोकना है वो हमारे लिए, या मतलब वो एक एथिकली इट इज रॉन्ग. ठीक है, हम अगर फ्रीडम पे कोई रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे तो हम सब हमको चेंज तो कर नहीं पाएंगे. हम सिर्फ क्या करेंगे, हम जो पब्लिक के थॉट्स है ना उसको बाहर आने से रोकते हैं. जो आइडियाज है वो हमेशा के लिए, उनकी थॉट्स, आइडियाज, उनकी सोच, उनकी फीडबैक वो हमेशा के लिए बंद हो जाए, हमारे तक वो नहीं पहुंचे, हमारे तक वो नहीं पहुंचती है. ठीक है, चलो, this is the passage all about. According to the author, right cannot last long. Rights ज्यादा दिन के लिए last long नहीं कर सकते. In which case, क्या कहीं mentioned है if the society is illiterate, या फिर अगर वो imperfect है, they are not perfect, या obligations ना लगी हो, या without support from the press. No, इस चीज का कहीं मेंशन नहीं है, इस चीज का कहीं मेंशन नहीं है. आंसर इज सी, कि एक कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्लिगेशंस के बिना जो हमारे राइट्स हैं, यहाँ पे लिखा था कहीं पे, इट इज समथिंग है, हाँ, सेकेंड लाइन, कैन नॉट लास्ट लॉन्ग इफ द ऑब्लिगेशंस which accompany that right are absent. So answer is C. Next one. Yes, look at the question. According to the writer, if we think excessively in terms of rights and miserably in terms of obligation, इससे क्या होगा? We achieve our targets, we become slaves to the press, or the nation becomes strong, or we become critics. Critics means criticize करने वाले. हम क्या हो जाएंगे? We will become slaves to the process. हम प्रोसेस, we will come slaves to the press, मतलब मीडिया के हम slaves हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि हम उसी पे totally dependent हो जाएंगे. That is all about press. Next one. The writer believes, writer क्या believe करता है? The writer believes that press should be suppressed. ये तो बिल्कुल भी नहीं.
उसको तो दबाना ही नहीं है। आइडियाज एंड थॉट्स बी कंट्रोल्ड, टू बी कंट्रोल्ड नहीं, उसने तो बोला कि प्रेस को दबाने से हमारे थॉट्स और आइडिया कंट्रोल में आ जाएंगे। या फिर गवर्नमेंट लाइक्स टू गिव फ्रीडम टू द प्रेस, नहीं, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि गवर्नमेंट डिसलाइक्स द लिबर्टीज, गवर्नमेंट तो पसंद करती नहीं है ना लिबर्टीज ऑफ द प्रेस एंड कंसीडर देम टू बी डेंजरस फॉर देम, क्योंकि वो सब कुछ बोल देगी उनके अगेंस्ट, राइट। Last is, it is wrong to impede the freedom of the press. What is impede? Impede means delay. Impede is to delay or prevent, you can say. Delay or prevent. Prevent. तो इट इज रॉन्ग टू प्रिवेंट द फ्रीडम ऑफ प्रेस, हमें उसके फ्रीडम को डिले नहीं करना चाहिए, उसे स्नब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आंसर इज डी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द राइटर, बाय इम्पोजिंग कॉन्स्ट्रेंट्स, अगर हम कॉन्स्ट्रेंट्स इम्पोज करते हैं तो क्या? वी चेंज द सोसाइटी दैट टेक्स लिबर्टीज, क्या हम सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं जो लिबर्टीज लेती है? या फिर वी कॉज द आइडिया एंड थॉट टू स्प्रेड, क्या उससे आइडिया और थॉट स्प्रेड होते हैं? या वी चेंज द सिचुएशन फॉर द बेटर, क्या हम कुछ बेटरमेंट के लिए सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं? और वी वाइप आउट द आइडिया टोटली, हम आइडिया को टोटली वाइप आउट कर देते हैं। यस, उसने कहा वी विल सप्रेस द पब्लिक मैनिफेस्टेशन, अगर हमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो हमारा जो पब्लिक का आइडिया है वो हमेशा के लिए टोटली खत्म हो जाता है। आंसर इज डी। मैं बस ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो पैसेज है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और गाइज लेट मी टेल यू, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन योर सीसेट पेपर, तो आप कर सकते हो गेस कि हाउ इट कैन बी इजीली अटेम्प्टेड। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here is the paragraph given। ठीक है, अब हमने यहाँ पे डिसाइड क्या करना है? यहाँ पे हमने डिसाइड करना है वी हैव टू मार्क आवर आंसर एज ए। ए, अगर हमें ये जो लॉजिकल वर्ड इलॉजिकल दे रहे हैं, इफ द इन्फरेंस इज डेफिनेटली ट्रू, मतलब ये इन्फरेंस है, ये एक लॉजिकल डिडक्शन है किसी चीज की, है ना। अगर ये डेफिनेटली ट्रू है, कौन सी? जो नीचे ये दी है, ये जो स्टेटमेंट दी है, ये अगर डेफिनेटली ट्रू है तो हमें ए मार्क करना है। अगर ये प्रोबेबिलिटी, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है ठीक होने की, तो बी करना है। अगर इसकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है तो सी करना है। और ये टोटली जीरो, टोटली फॉल्स, टोटली रॉन्ग है तो हमने यहाँ पे डेल्टा करना है, डी ऑप्शन। ठीक है, ए इज अल्फा, बी इज ब्रावो, सी इज चार्ली, डी इज डेल्टा। ठीक है, नाउ read the passage. The smaller pesticide formulation units in India operate under heavy constraints such as obsolete technology. What is obsolete, guys? Obsolete is outdated. This is outdated. कोई चीज जो पुरानी हो चुकी, outdated technology पे चल रही है. Small scale of operation and dependence on large units for raw materials. In view of the loss of expensive material by the smaller units, it is important to either eliminate or reduce losses to the extent possible through innovative and sustainable waste minimization techniques. हमें ये innovative और sustainable waste minimization techniques लानी चाहिए, right? Operating profit margins of the units are very low. जो मार्जिन यूनिट्स को, प्रॉफिट मार्जिन यूनिट्स को ऑपरेट करने के जो प्रॉफिट्स हैं, मतलब मार्जिन ऑफ द यूनिट्स को ऑपरेट करने के जो प्रॉफिट्स हैं, दे आर वेरी लो एंड स्मॉल एडवर्स कंडीशंस लैंड दीज कंपनीज इन ट्रबल। ये रीजन है। Therefore, maximum losses suffered by these units, ये जो यूनिट्स हैं, ये जो मैक्सिमम लॉस सफर कर रही हैं, वो कैसे करती हैं? थ्रू पुअर हाउसकीपिंग, सब ऑप्शनल ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस, लैक ऑफ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और वेस्ट रिसाइकल करने का कोई माध्यम नहीं है। ठीक है, आई होप पैराग्राफ आपको समझ आ गया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन सेज स्मॉलर यूनिट्स, जो जितनी भी स्मॉलर यूनिट्स हैं, दे शुड बी ऑपरेशनली सेल्फ सफिशिएंट, वो सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए।
जो हमारी स्मॉलर यूनिट्स हैं दे शुड बी सेल्फ अपने आप ऑपरेशनल होनी चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए टू मिनिमाइज द लॉसेस। देखो यहाँ पे एज सच बहुत डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट यस दिस कैन डेफिनेटली हेल्प, है ना, ये हेल्प कर सकता है ना। अगर ये हेल्प कर सकता है तो इसकी हेल्प करने की कुछ परसेंटेज है, हम श्योर डेफिनेटली ट्रू इसे क्यों नहीं बोलेंगे, ए ऑप्शन क्यों काटेंगे, क्योंकि मेंशन नहीं है। और हम बी आंसर क्यों करेंगे, क्योंकि यस अगर जितना हमें मैसेज से समझ आता है, पैसेज से समझ आता है, वो ये कहता है कि हाँ प्रोबेबली हो सकता है कि ये चीज हेल्प करे टू मिनिमाइज द लॉसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज recycling of wastes through modern techniques can set off large part of the losses incurred by the smaller units। हाँ जी, क्या कहीं पे ये मेंशन है कि रिसाइकिल करके थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स कैन सेट ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ लॉसेस इनकर्ड बाय स्मॉलर यूनिट्स? आपको लगता है एक्सेप्ट रिसाइकलिंग बेस्ड, ये जो लास्ट में एक लाइन मेंशन है, कहीं और मेंशन किया है इस पॉइंट का? नहीं किया है। आई डोंट फाइंड दिस सेंटेंस या नियर टू दिस सेंटेंस एनीवेयर, सो दिस इन्फरेंस इज टोटली फॉल्स। बिल्कुल गलत इन्फरेंस है, ये कहीं मेंशन नहीं है कि मॉडर्न टेक्निक का यूज करके हम ये जो लॉसेस है इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेस्टिसाइड यूनिट्स, पेस्टिसाइड की जो यूनिट्स हैं जिनकी बात चल रही है, शुड नेसेसरली बी ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत लंबे बड़े स्केल तक होनी चाहिए, टू मेक देम इकोनॉमिकली वायबल। देखो इतना जरूर बताया है कि लार्ज यूनिट्स होनी चाहिए, ऑन अ लार्ज स्केल होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत स्मॉल लेवल पे है, लार्ज स्केल पे होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी लाइन इकोनॉमिकली वायबल होगा या कैसे वायबल होगा ये मेंशन नहीं है। सो दैट्स व्हाई आंसर शुड बी, इट टेल्स यू द प्रोबेबिलिटी। हाँ, प्रोबेबली दिस में हैपन। ठीक है, अगर कोई चीज 99% भी पॉसिबल हो रही है तो यस दिस में हैपन। ठीक है, नेक्स्ट वन। वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस इन इंडिया नीड्स मॉडर्नाइजेशन। जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है इंडिया में, उसे मॉडर्नाइज करने की जरूरत है ना। इट्स मेंशन ओवर हेयर वेरी क्लियरली, सो आंसर इज ए, डेफिनेटली ट्रू। इनोवेटिव और सस्टेनेबल मेथड मीन्स ऑब्वियसली मॉडर्नाइजेशन, ये जो वर्ड है इट मीन्स ऑब्वियसली मॉडर्नाइजेशन, नए तरीकों से। ठीक है, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट वन। लैक ऑफ फंड्स कंपेल्स स्मॉलर यूनिट्स, जो लैक ऑफ फंड्स है वो क्या करते हैं, वो कंपेल करते हैं स्मॉलर यूनिट्स को, किस चीज के लिए, टू इग्नोर हाउस कीपिंग। इज देयर एनीवेयर मेंशन, इज दिस मेंशन्ड एनीवेयर हाउस कीपिंग के रिगार्डिंग? क्या ये पॉइंट मेंशन्ड है कि जो लैक ऑफ फंड्स है वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? Can you find this anywhere? I hope not. So answer is no, it's not mentioned anywhere. So it is definitely false. सिर्फ क्योंकि सिर्फ this cannot be the reason ना, and that is not mentioned even. So you can, हम इसे probability में भी नहीं ला सकते। ठीक है, so this was the question which was I think asked in the recent paper, and it was a little different, थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंशन को थोड़ा सा बिट हायर डिफिकल्ट साइड पे बना दिया है, सो दैट कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन इन केस यू नो द मीनिंग ऑफ दिस इन्फरेंस, अगर हमें इस इन्फ्रेंस यहाँ इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में एक लाइन की इंपॉर्टेंस है इन्फ्रेंस, अगर ये कीवर्ड हमें पता होगा, व्हाट इज इन्फ्रेंस, हमें पता था लॉजिकल डिडक्शन को इन्फ्रेंस बोलते हैं, अगर हमें ये वर्ड पता होगा तो हम पूरा का पूरा पैसेज बहुत इजीली कर सकेंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दीज कीवर्ड्स आर important. So we have already done 2 passages, so I am bringing the third one over here. It is for your practice. At this stage of civilization,
when many nations are brought into close and vital contact. What is vital? Vital is important. Vital is important contact for good and evil, बुरे और अच्छे के लिए. तो it is essential as never before, जैसे पहले नहीं हुआ, that their gross ignorance of one another, एक दूसरे को neglect करने वाली, that their gross ignorance means when you have no knowledge of one another, should be diminished. हमें एक दूसरे के बारे में पता होना जरूरी है. That they should begin to understand a little of one another मतलब एक दूसरे का historical experience एंड रिजल्टिंग मेंटेलिटी. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है जिसके कारण आपकी सोच बनी है, ये हमें एक दूसरे ऑल नेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि वहां के लोग ऐसे क्यों हैं. नाउ इट इज द फॉल्ट ऑफ द इंग्लिश, ये इंग्लिश मैन का फॉल्ट है. इट इज द फॉल्ट ऑफ द इंग्लिश कि वो एक्सपेक्ट करते हैं पीपल ऑफ अदर कंट्रीज टू रिएक्ट एज दे डू, कि जैसे वो किसी सिचुएशन को रिएक्ट करते हैं, दूसरी कंट्री से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी वैसे ही रिएक्ट करे टू पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल सिचुएशंस. जैसे इंग्लिश पीपल want to react to political and international situations, they expect the people of other countries to do the same. ठीक है. Now, and this is the fault of English. Now, our genuine goodwill, मतलब authentic सी goodwill and good intentions are often brought to nothing. हमारी genuine जो approach होती है that is brought to nothing, मतलब उसका कोई result नहीं आता. Why? Because we expect other people to be like us. क्योंकि हम expect करते हैं कि जो सामने वाला इंसान है वो हमारी तरह सोचे और react करे. This would be corrected. ये correct किया जा सकता है if we knew the history. ये कैसे correct किया जा सकता है? वही बात, अगर हमें history पता होगी तो हमें पता होगा कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं, है ना. और जब हमें ये पता होगा कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं तो हमें वो गलत नहीं लगेंगे. So not necessarily in detail, मैं ये नहीं कहता कि डिटेल में, but in broad outlines. ठीक है. Of the social and political conditions which have given to each nation its present character. What the author wants to say is कि हमें एक दूसरे की मेंटालिटी को समझने के लिए उनकी आप बीती सुनना बहुत जरूरी है. ज्यादा डिटेल में नहीं, बट एक ब्रॉड आउटलाइंस में वी नीड टू नो द हिस्ट्री ऑफ ईच नेशन, कि जो प्रेजेंट कैरेक्टर आज उनका बना है तो वो कैसे बना है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1 says, according to the author, mentality of a nation is mainly product of its. होपफुली मुझे अब ये आप बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, हाँ जी, फाइंड आउट द आंसर. हाँ जी, आपको क्या लगता है कि जो मेंटालिटी है ऑफ अ नेशन इज मेनली प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, किसका प्रोडक्ट है वो? हाँ जी, हिस्ट्री का प्रोडक्ट है जो मेंटालिटी है, या उनकी इंटरनेशनल पोजीशन रीजन है, जो उनकी सोच बनी है, जो उनकी मेंटालिटी, जो उनकी सोच बनी है वो हिस्ट्री के कारण बनी है, उनकी इंटरनेशनली उनकी क्या पोजीशन है उसके कारण बनी है, जो वहाँ की पॉलिटिक्स है उसके कारण बनी है, या कोई प्रेजेंट कैरेक्टर जो है उसके कारण बनी है. आई होप यू आर एबल टू जज द आंसर, जो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इस पैसेज में. इट इज ड्यू टू देयर व्हाट एवर हैपेंड इन देयर पास्ट. जो भी उनकी आप बीती है, जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, जो भी कहानी, जो भी जिस भी तरीके से उनका ब्रॉटअप हुआ उस नेशन का, दैट लेड टू द मेंटालिटी ऑफ द पीपल ओवर देयर. ठीक है. नेक्स्ट वन. According to the author, the need for a greater understanding between nations, जो नीड है greater understanding की between nations, हमेशा से थी, बिल्कुल भी नहीं है, या is more today than even before, ever before, कि पहले जितनी भी थी लेकिन अब बहुत ज्यादा जरूरत है इस अंडरस्टैंडिंग की. Will always be there, ये हमेशा होगी. ऑथर क्या बोलना चाहते हैं? ऑथर क्या बोलना चाहता है? हमेशा से थी तो कभी नहीं बोलना चाहता. ठीक है.
इज नो लॉन्गर देयर बिल्कुल नहीं है भी नहीं बोलना चाहता, वो ये कहना चाहता है इट इज एसेंशियल एज नेवर बिफोर, ये आज जरूरी है, इज मोर टुडे। ये जो नीड है आज की डेट में, प्रेजेंट में, एक दूसरे की मेंटेलिटी समझना बहुत जरूरी है, जो कि पास्ट में शायद इतना जरूरी नहीं था। ठीक है, सो आंसर इज सी, सी इज द आंसर। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द कैरेक्टर ऑफ अ नेशन इज द रिजल्ट ऑफ इट्स, जो नेशन का कैरेक्टर है वो किस चीज का रिजल्ट है, उसकी मेंटालिटी का, उसकी इग्नोरेंस का, उसकी कल्चरल हेरिटेज का, या सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन का। जो कैरेक्टर है नेशन का, जो कैरेक्टर का, जो कैरेक्टर है नेशन का कैरेक्टर है वो किस चीज का रिजल्ट होता है। देखो, इट इज द रिजल्ट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस, जो वहां की सोसाइटी है, हाउ द सोसाइटी इज प्रिवेलिंग, what are the political conditions, this leads to the character of a nation। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑथर हिज कंट्रीमैन शुड, उसके कंट्रीमैन को क्या करना चाहिए, रीड द स्टोरी ऑफ अदर नेशंस, अदर नेशन की स्टोरी को बैठ के पढ़ो, या फिर हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर नेशंस के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, या फिर नॉट रिएक्ट टू अदर एक्शंस, दूसरों के एक्शंस पे रिएक्ट ना करो, या फिर वाइटल इंपॉर्टेंट, हैव वाइटल असेंशियल, वाइटल मींस असेंशियल कॉन्टैक्ट्स विद अदर नेशंस, या तो अदर नेशंस के साथ असेंशियल कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। क्या होगा, कंट्रीमैन को क्या करना चाहिए, इट इज सिंपली कि हमें उनके एक्शंस पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उनकी हिस्ट्री नहीं जानते हैं, क्योंकि हम हिस्ट्री नहीं जानते इसलिए हर किसी का एक्शन टू द पर्टिकुलर सिचुएशन में बी डिफरेंट, सो आंसर इज सी। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिशमैन लाइक अदर्स टू रिएक्ट लाइक अदर्स, सॉरी इंग्लिशमैन जो है, जो इंग्लैंड पीपल हैं, दे लाइक अदर्स, व्हाट दे लाइक अदर्स टू रिएक्ट टू पॉलिटिकल सिचुएशंस, लाइक वो क्या पसंद करते हैं कि बाकी सब है वो पॉलिटिकल सिचुएशन को कैसे मतलब रिएक्ट करें, लाइक अस, हमारी तरह, हमारी तरह, देमसेल्स, उनकी तरह, अदर्स, दूसरों की तरह, एक दूसरे की तरह। क्या आएगा आंसर, उसने ये नहीं कहा कि किसी और की, अस मींस यहाँ पे अस की बात हो रही है जो उस पैसेज को पढ़ रहा है, नो, इंग्लिशमैन चाहते हैं, इंग्लिश, इट इज द फॉल्ट ऑफ द इंग्लिश टू एक्सपेक्ट द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज टू रिएक्ट एज दे डू टू द पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल सिचुएशन, जैसे इंग्लिश पीपल रिएक्ट करें, आंसर इज बी, जैसे इंग्लिश पीपल रिएक्ट करें। ठीक है, सो आंसर इज बी। Now, your next question says the appropriate antonym. What is the antonym? Antonym is the opposite word. Opposite, विलोम शब्द। Vital का opposite क्या है? Now, what is vital? Vital is something important. ठीक है? Essential. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया. It is essential. तो opposite is inessential. Answer is A. So guys, I hope whatever keywords we have discussed, I have tried myself to make you well aware of the keywords जो हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड वी हैव सीन रिसेंटली जो सेकंड पैसेज हमने करवाया था उसमें इन्फरेंस वर्ड को लेके 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्रिटिकल पैसेज हो सकता है, कोई एजम्पशन हो सकती है, एनी वर्ड, एनी ऑफ द कीवर्ड्स दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे कैन बी द पार्ट ऑफ योर
पैसेज क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई जस्ट एक्सपेक्ट यू ऑल टू गो थ्रू दिस वीडियो लिंक वेरी केयरफुली, एक एक पॉइंट नोट कर लिया जाए सो दैट यू कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट keywords, and I hope it is going to be a beneficial video for you all. Thank you so much. That's all for today. Thank you.